विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए है। और विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आमेर के कछावा राजघराने की मुगलों के साथ सहयोग नीति। विद्यार्थियों, आमेर के कछावों का मुगलों के साथ सहयोग इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटनाओं में शुमार किया जाता है। विद्यार्थियों, यह उन प्रारंभिक घटनाओं में से एक था जिसके तहत हम ये देखते हैं कि राजपूत रियासतों ने मुगल सम्राट अकबर के साथ अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई और उनकी अधीनता स्वीकार की। हालांकि इस नीति की काफ़ी आलोचना की जाती है और इस नीति के बारे में काफ़ी विस्तार से शोध की जरूरत है। विद्यार्थियों, इससे पहले मैंने आपसे बात की थी बीकानेर के राठौड़ राजघराने की और विशेष रूप से बीकानेर के राजा राय सिंह की मुगलों के साथ सहयोग नीति, जिसमें मैंने महाराजा राय सिंह की अकबर और जहांगीर के साथ हुए सहयोग नीति के विविध पहलुओं का विवेचन किया था। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आइए मैं आपसे बात करता हूँ आमेर के कछावा राजघराने की मुगलों के साथ सहयोग नीति। विद्यार्थियों, इससे पहले हम सहयोग नीति के विविध पहलुओं को समझें, हमें उस दौर में कछावों की राजनीतिक स्थिति को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं संक्षेप में पहले आपसे कछावों की राजनीतिक स्थिति और उनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में बात करता हूँ। विद्यार्थियों, अन्य राजपूत वंशों की भांति कछावा भी राजस्थान के इतिहास में 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करते हैं। इनके विकास के शुरुआती दौर की प्रक्रिया में इन्हें मीणों और बड़गुजरों से टक्कर लेनी पड़ी थी और इसका परिणाम ये हुआ कि वे ढूंढाड़ में अपना प्रदेश कायम करने में, अपना राज्य कायम करने में कामयाब हुए। धीरे धीरे उनकी गतिविधियों का विस्तार बढ़ा और वे दौसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, गेटोर, आमोर आदि हिस्सों के मालिक बन गए। चूँकि इन दिनों उत्तरी राजस्थान में चौहान ताकतवर थे, इसलिए कछावों को कुछ समय तक उनके सामंतों के रूप में काम करना पड़ा था। कछावा वंश का पंचन देव काफ़ी शक्तिशाली शासक था। उसकी मृत्यु के बाद ढूंढाड़ पर ख्यातों के मुताबिक मालसी, जिलदेव, रामदेव, कुंतल जणसी, उदयकरण, नरसिंह, उदरण और चंद्रसेन ने शासन किया। चंद्रसेन का पुत्र पृथ्वीराज महाराणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के मैदान में बाबर के खिलाफ लड़ा था। विद्यार्थियों, आइए अब हम ढूंढाड़ की राजनीतिक स्थिति 1527 से 1548 के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पृथ्वीराज की 1527 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका छोटा लड़का पूर्णमल आमेर का राजा बना। उसे आमेर का राजा बनाने में उसकी माता बालाबाई, जो बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी थी, उसका हाथ था। इस घटना के कारण पूर्णमल के आमेर का शासक बनने के कारण पृथ्वीराज का सबसे बड़ा बेटा भीमदेव रुष्ट हुआ और उसने पूर्णमल को 1533 में हराकर उसकी राजगद्दी प्राप्त कर ली। विद्यार्थियों, इसका परिणाम यह था कि आमेर के राज्य में गृह कलह की शुरुआत हुई और यही कारण है कि धीरे धीरे अफगानों और मुगलों का प्रभाव आमेर में बढ़ता गया। भीमदेव की 1536 से मृत्यु हो जाने पर उनका लड़का रतन सिंह आमेर का राजा बना, लेकिन वह राजकाज में रुचि नहीं लेता था और राज्य का सारा काम तेजसी राय मलोद देखता था। शेरशाह की बढ़ती हुई ताकत के सामने वह नहीं टिक सका और उसे उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसके समय में उसके चाचा सांगा ने राव जैतसी की सहायता से आमेर के निकट मौजमाबाद और उसके आसपास की भूमि पर अपना अधिकार कायम किया और सांगानेर बसाया। इस समय भी रतन सिंह और सांगा में आमेर लेने के लिए खींचतान चलती रही और सांगा आमेर पर कब्जा करने में असफल रहा। सांगा की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई भारमल ने रतन सिंह से दुश्मनी रखी और रतन सिंह के छोटे भाई आस्करण को अपने पक्ष में कर लिया और आस्करण को शासक घोषित करने के लिए संगठन कर लिया। इस प्रकार के प्रयत्न में भारमल का स्वार्थ निहित था, जिसको सामंतगण और आस्करण नहीं समझ पाए। भारमल के बहकाव में आकर आस्करण ने रतन सिंह को जहर देकर मार डाला और स्वयं शासक बन गया। लेकिन थोड़े समय में भारमल ने सामंतों को अपनी ओर से मिलाकर आस्करण को भी गद्दी से हटा दिया और जून 1547 में भारमल आमेर का शासक बन बैठा। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपसे बात की भारमल के सिंहासनारूढ़ होने तक आमेर की राजनीतिक स्थिति के बारे में, उनके शुरुआती गृह कलह के बारे में और मीणाओं और बड़गुजरों से उनके संघर्ष के बारे में।
विद्यार्थियों, भारमल के समय तक आमेर राज्य लगभग काफ़ी स्थिर हो चुका था और भारमल ही वह शासक था जिसके समय में मुगलों के साथ सहयोग की नीति प्रारंभ हुई। वैसे तो भारमल अपनी चालों से राज्य का स्वामी बन गया, लेकिन इससे कछावा परिवार में फूट पड़ गई और आमेर अपनी स्थिति की दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। इसलिए ज़रूरी था कि भारमल के लिए बहुत नितांत आवश्यकता है कि आस्करण और उसके साथियों से वह सतर्क रहें। कूटनीतिज्ञ भारमल में समय की गति को पहचानने की ताकत थी और जब उसने ये देखा कि आस्करण शेरशाह के बेटे सलीम शाह की शरण में पहुंच गया है और अफगानों को आमेर पर चढ़ा ले आया है, तो उसने सलीम शाह के सरदार पठान हाजी खान को धन देकर अपनी ओर मिला लिया और आस्करण को भी संतुष्ट करने का उसने कुछ प्रयत्न किया। इस प्रकार हाजी खान भारमल का मित्र बन गया। जब हुमायूं के सरदार मजनू खान को नाडोल से निकालने के लिए घेरा डाला गया तो भारमल ने समझा बुझा कर हाजी खान को घेरा उठाने के लिए राजी कर लिया। इस सामरिक सहायता के कारण मजनू खान ने भारमल को दिसंबर 1556 में दिल्ली बुलाया और अकबर से परिचय बढ़ाने का अवसर दिया। जबकि बादशाह का हाथी जिस पर सवार था वो बिगड़ गया और सभी लोग इधर उधर भागने लगे, तब भारमल अपने राजपूतों सहित वहीं खड़ा रहा और उस हाथी को काबू करने में, नियंत्रित करने में सफल हुआ। यहीं से बादशाह, उसके शासक और धैर्य से बड़ा प्रभावित हुआ और एक निकटतम संबंध बढ़ा मुगलों और कच्छावों के बीच में। भारमल इन युक्तियों से अपनी बाहरी स्थिति को तो संतोषजनक बना सका था, लेकिन फिर भी उसके राज्य की आंतरिक स्थिति सुधर नहीं सकी। स्थानीय मीणा पुनः अपनी ताकत बनाने में लगे हुए थे और उनके उपद्रव होते रहते थे। और इधर पूर्णमल का एक और बेटा सूजा, जो अपने को राज्य का वास्तविक हकदार मानता था, उसने मेवात के सूबेदार सरफुद्दीन से मिलकर 1558 में आमेर पर हमला कर दिया। मुगल सेना के दबाव से भारमल को स्वयं पहाड़ों में जाकर छिपना पड़ा। जब 1561 में स्वयं सरफुद्दीन आमेर आया तो उसे एक बड़ी धनराशि देने के लिए विवश होना पड़ा। विजय सूबेदार ने उसके पुत्र जगन्नाथ, आस्करण के पुत्र राज सिंह और जोबनेर के जगमाल के पुत्र खंगार को, जो आमेर की रक्षा में लगे हुए थे, उनको धरोहर के तौर पर अपने पास रख लिया। अब भारमल अच्छी तरीके से समझ चुका था कि मिर्जा की कारगुजारी को अकबर द्वारा समर्थन मिल जाएगा तो उसको आमेर से हाथ धोना पड़ेगा और राज्य सूजा के पास चला जाएगा। अकबर के लिए भी आमेर में हस्तक्षेप करने का इससे अन्य कोई उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता था। भारमल में दूरदर्शिता थी, समझ थी और उसने सोचा कि मिर्जा की सिफारिश के पूर्व यदि वह स्वयं अकबर से मिलकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो उसका पक्ष प्रबल हो जाएगा और सूजा के राज्य अधिकार की संभावनाएं धूमिल हो जाएगी। इसलिए जब 20 जनवरी 1562 को बादशाह अकबर अजमेर की तीर्थ यात्रा को ढूंढाड़ के रास्ते से निकला तो उसने सांगानेर में उसके समर्थक चगताई खान की सहायता से अकबर से भेंट की और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही उसने अपने संबंधियों और सरदारों को मिर्जा सरफुद्दीन के धरोहर से छुड़वाने की प्रार्थना की। इस युक्ति से भारमल ने बादशाह के दिल में अपने लिए स्थान प्राप्त किया और जब बादशाह अजमेर से लौटा तो भारमल के परिवार को, जो मिर्जा के पास धरोहर के रूप में था, राजा को सुपुर्द करने का आदेश दिया और स्वयं उसने 6 जनवरी 1562 को भारमल की ज्येष्ठ राजकुमारी से सांभर में विवाह कर लिया। महाराजा ने इस अवसर पर बादशाह को बहुत अच्छा दहेज दिया। सम्राट की यह बेगम मरियम उज जमानी के नाम से विख्यात हुई और उसका दाम्पत्य जीवन बड़े सुख से बीता। बीकानेर अभिलेखागार के नाम वंश वृक्ष से ज्ञात होता है कि आमेर की इस राजकुमारी का नाम पहले मानमती था, इसे साहिबाई भी कहते थे। इस विवाह की जानकारी अकबरनामा, तबाकत अकबरी, मासीर रहीमी और डॉक्टर श्रीवास्तव के ग्रंथों में मिलती है। साथ ही साथ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के इतिहास नामक अपने ग्रंथ में भी इस बात का उल्लेख करते हैं। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपसे बात की बीकानेर के कच्छावा राजघराने के मुगलों के साथ प्रारंभिक सहयोग और संबंध की नीति के बारे में। विद्यार्थियों, इससे आगे की कक्षा में मैं और बात करूंगा, विशेष रूप से आमेर के मानसिंह की मुगलों के साथ सहयोग नीति के बारे में, और साथ ही साथ हम इस विवाह के बारे में भी जो अपने आमेर की राजकुमारी और अकबर के बीच में हुआ, इसके पहलू के बारे में भी मैं आपसे कुछ बात करूंगा। इस बारे में इतिहासकारों के जो अलग अलग मत है। जय भारत, जय हिंद।